स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पतंजलि, रामदेव, आचार्य बालकृष्ण लगातार चर्चाओं में हैं। आप जानते ही हैं, भ्रामक विज्ञापनों को फैलाने के चक्कर में और इसी पूरे कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं रामदेव। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वहां से फटकार लग गई, माफी मांगी तो माफी स्वीकार नहीं हुई और फिर एक टिप्पणी की जाती है कि आपकी बखिया उधेड़ दी जाएगी, जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आईएमए को पतंजलि से दिक्कत क्या है। सवाल यह भी उठता है कि ये लड़ाई एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच में है या फिर आईएमए और आयुर्वेद के बीच में है। दिक्कत कहां है? हम ये नहीं कह रहे कि एलोपैथ पूरी तरीके से आप उसे दरकिनार कर दीजिए, वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, नहीं, ये दोनों पद्धति हैं, साथ साथ चलेंगी। बस इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आयुर्वेद और उसका मॉडर्न वर्जन आप एलोपैथ को मान सकते हैं। पुरानी संस्कृति को आप नहीं भूल सकते, लेकिन उसे दरकिनार करना, उसे इस तरीके से नीचा दिखाना पूरी तरीके से गलत है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आईएमए को क्या वो एड्स नहीं दिखते जिसमें डीओ लगाकर लड़का ये एक्सपेक्ट करता है कि लड़की एकदम से उसके पास आ जाएगी, उससे वो पट जाएगी, अगर मैं एक बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोलूं। क्या वो वाले भ्रामक विज्ञापन नहीं दिखते जिसमें गोरा करने का दावा किया जाता है? तो ये सारी चीजें किसी को क्यों नहीं दिखती? वो भ्रामक नहीं है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। विनय यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे वक्त तक वो पतंजलि के साथ काम करते रहे हैं, तो उनसे उनका व्यू जानूंगी। वो स्टिल हो गए हैं, जरा एक बार टेक्निकल टीम चेक कीजिए। नहीं है। और पंकज जी, पंकज जी से भी चर्चा करूंगी। पहले मैं पंकज जी आपसे ही समझूंगी, आईएमए को दिक्कत क्या है? ये आईएमए वर्सेस पतंजलि है या आईएमए वर्सेस आयुर्वेद है? आपको ब्रीथिंग इश्यूज कह सकते हैं, आप प्राणायाम नहीं कहेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं बताता हूं कि 100 करोड़ का मार्केट था अगर अंग्रेजी दवाओं का, तो रामदेव जी की वजह से वो 50-60 करोड़ का बच गया। जो 40 करोड़ का घाटा लगा है वो आदमी कुछ ना कुछ करेगा। और ये देखिए, पूरा बिजनेस राइवलरी है। दो बातें हैं, एक तो कि आईएमए को बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये सरकारी चीज है कोई और बहुत ऑथेंटिक होगी। ये भी एक डॉक्टरों का यूनियन है और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के इन्फ्लुएंस में यह यूनियन है। अंग्रेजी दवाएं जो कंपनियां बनाती, अब उन कंपनियों की परेशानी क्या है मैं बताता हूं। लोग सुबह सुबह उठ के योग प्राणायाम करते हैं तो बीमार कम पड़ते हैं, तो दवाइयां कम खाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये आदमी जड़ी बूटियों को, ये अनाज को, ये साबुन को, ये सब करके एक शुद्ध रूप से एलोवेरा जेल को, ये सब करके इसने बाजार की तरफ पैकेटिंग करके घर घर तक पहुंचा दिया। ये काम तो सिर्फ हम किया करते थे। देखिए, जब तक ये वैद्य जी रहते या ओखली में कूट के अगर कुछ देते रहते, तब तक आईएमए को प्रॉब्लम नहीं था। ये कितना बड़ा कर लेगा, 2-4-10 आदमी को देख लेगा। लेकिन ये आदमी 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर रहा है और सीधे इतना बड़ा हमारा चैलेंजर बन रहा है, तो हम क्या करें? तो वो यही काम करेंगे कि गलतियां ढूंढने के पीछे लगे हैं। कोई तो एक ऐसा गलत कदम ये उठाए कि हमें मौका मिल जाए और उसके बाद हम इसको खूब बदनाम करेंगे। ये चल रहा है। अच्छा बताइए कि आरोप क्या है? आरोप यही है ना कि भ्रामक विज्ञापन, मतलब कोरोना के एक किट बनाया था इन्होंने और इन्होंने कह दिया था कि कोरोना का इलाज करता है। बाद में इन्होंने सुधार किया और ये कहा कि नहीं भाई, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, उसमें कुछ अर्क वगैरह थे जड़ी बूटियों के, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। अब उस चीज को लेके इतना इन्हें, मैं बोलूंगा, रगड़ा जा रहा है। और भ्रामक विज्ञापन की जहां तक सवाल है, इस देश में अधिकांश विज्ञापन ही भ्रामक है। आप बाबा रामदेव को, स्वामी रामदेव को, पतंजलि को कुछ भी बोल सके, लेकिन न ड्यू पीने से हिम्मत आती है, न थम्स अप पीने से कोई तूफानी हो जाता है, न स्टिंग से कार की बैटरी चार्ज होती है, न फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा होता है। मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। न बिस्किट में उतना काजू है, आलमंड है जितना ये दिखाते हैं। सारी चीजें फर्जी हैं, भ्रामक दावे हैं। बॉर्नविटा कल ही उतार दिया, पता है ना आपको, ई कॉमर्स साइट से। वो हेल्थ ड्रिंक कह के खुद को बेच रहे थे। सरकार ने कहा कि पहले हटाओ, ये भ्रामक है, इसके पीने से कोई बच्चा पहलवान नहीं बनेगा। ये सिर्फ ऐड कर करके बोल दिया है मां बाप को कि ये पिलाओ, बॉर्नविटा पिलाओ, आपका बेटा तगड़ा होगा, कुछ नहीं होता है। तो कल से हटा दिया है और ये शुरुआत है। ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि इस देश में एक वर्ग ऐसा है जिसको योग से प्रॉब्लम है, जिसको प्राणायाम से प्रॉब्लम है, जिसको इस बात से प्रॉब्लम है कि भारत ने अपनी वैक्सीन क्यों बनाई, वो विदेश से वैक्सीन क्यों नहीं लाया।
वो उसे इस बात से प्रॉब्लम है कि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होम ग्रोन इंडस्ट्री है वो कैसे बढ़ रही है। उसे इस बात से प्रॉब्लम है कि वैक्सीन 80 देशों में कैसे पहुंचा सकता है। यह काम तो विदेशी कंपनियों का था कि गरीब देशों को बेचते थे। भारत जैसा देश उस कोरोना के टाइम में जो जिसे मैं महाविनाश ही बोलता हूं और मुफ्त दे रहा है भाई, वो नेगोशिएट करते, पैसे कमाते, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते और मोदी जी ने फ्री दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ वो क्या कर रहे हैं? तो ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि हम पीछे कैसे रह गए हैं। ये बिजनेस रगड़ रही है, बिजनेस, बिजनेस, प्योर बिजनेस। नहीं, और ये आईएमए के जो डॉक्टर्स होते हैं, आईएमए के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके एजेंट्स हैं। मैं बताऊं, डॉक्टर साहब और भेजते हैं कि आप ये दवाई लिखना, आपको इतना % कमीशन दूंगा। आप हमारी कंपनी की दवाई लिख देना, आपको इतना % मिलेगा। पता चलेगा कि आपको जिस एक जन औषधि केंद्र में एक गोली से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, पूरा का पूरा पत्र लिखा हुआ है। 4 मल्टीविटामिन ले लो, 20 तरह का टेस्ट करा लो, फलाने जगह ये खा लो, A to Z विटामिन खा लो, B to C खा लो। अरे आपको मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर साहब का कमीशन बन रहा है। तो डॉक्टर साहब तो कमीशन के एजेंट है ना उनके, जो कंपनियों के। ठीक है। और मैं बता रहा हूं, अधिकतर डॉक्टर खुद योगा करते हैं, खुद प्राणायाम करते हैं। और जब मालिक की कंपनियों के बारे में आएगा तो बोलते हैं कि नहीं, योग, आयुर्वेद, ये सब चीज तो नहीं होता, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एक चीज मैं मानूंगा कि अभी भी योग या आयुर्वेद में और रिसर्च की जरूरत है। अंग्रेजों ने कुछ किया है। अब हमारी मम्मी बोलती थी कि बेटा सर्दी लगी है, दूध में हल्की सी हल्दी डाल के पी लो, ठीक हो जाएगी। अब पता चला कि ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट ने बड़ा बकायदा रिसर्च करके गोल्डन मिल्क निकाला है, गोल्डन मिल्क, और में बिक रहा है। अरे मेरे भी रिश्तेदार आश्चर्य हो कि ये गोल्डन मिल्क कौन सी बला है भाई। बाद में पता चला यार हल्दी दूध मिला के बेच रहा था वो। हाँ, तो अब ये सच्चाई है, आप माने या नहीं माने? नहीं, आप जाइए, मैं दिखा दूंगा गोल्डन मिल्क। यही कहा ना कि ब्रीथिंग आप ऐसे करें, वो आप बोल सकते हाँ, हैं। तो लेकिन समस्या क्या है, तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। हाँ, प्राणायाम कहिए ना। समस्या क्या है कि अगर मल्टीनेशनल कंपनी ये कह के बेचे कि हमारे टूथपेस्ट में बबूल है, तब तो बहुत अच्छा है वो मार्केट के लिए। लेकिन कोई एक साधारण वैद्य कह दे कि बबूल के दातुन से रोज दांत साफ करना, तो बोले भाई ये तो देहाती। हाँ, यही बिल्कुल यही। अच्छा ठीक है। हाँ, ये नहीं, मार्केटिंग नहीं हो रही है। विनय यादव जी, जब से ये खबरें आई हैं स्वामी रामदेव को लेकर, आपने एक चीज देखी होगी कि कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कई मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाला रामदेव की निकली हेकड़ी और रामदेव। कभी सुना है आपने, जब आपको याद होगा पंकज जी, मौलाना साद की बात जब होती थी, तो आज बल्कि मैं भी मौलाना ही लगा रही हूं, कभी हमने उसको साद नहीं बुलाया, कभी किसी ने नहीं कहा साद, हमेशा कहा गया मौलाना साद। और बाकी आप देख लीजिए, किसी भी धर्म के किसी भी जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, इस तरीके से भाषा नहीं होती। यहां पर जो आदमी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, हमारे आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहा है, लाला रामदेव अपने साथ क्या ले जाएंगे? विनय जी, आप तो जुड़े रहे हैं पतंजलि से। देखिए, निश्चित तौर पर नम्रता जी आपने बहुत अच्छा कहा है कि एक संत परंपरा का भी कहीं ना कहीं अपमान है। मेरी आवाज आ रही है साहब? बोलिए, आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर ये भारतीय संत परंपरा का अपमान है। जैसे कि आदरणीय पंकज जी ने बहुत अच्छा उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, कोरोना का समय था, मैंने दोनों ही सदनों को, राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों को कोविड के समय एड्रेस किया। और मैंने कई बार लोकसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड वो वीडियो है जिसमें मैंने भारत की आयुर्वेद और स्वदेशी परंपरा पर, आत्मनिर्भर भारत को ये बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए इस बात को कहा है कि अगर भारत ये बात चाहता है कि हम $5 ट्रिलियन की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी तैयार करें, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या हमारे पास पतंजलि जैसी स्वदेशी कंपनियां कितने बड़े लेवल पर भारत में अपने मार्केट को फैलाए हुए हैं। अगर हम नजर डालेंगे तो मैं समझता हूं कि डाबर से लेकर के और पतंजलि, ये 2 ही कंपनियां हैं जो आज के समय में भारत की इकोनॉमी अपनी भूमिका सुनिश्चित करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश के अंदर 99% जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो विज्ञापन होते हैं, वो बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरोइन, एक्टर और एक्ट्रेस करते हैं, जो कि पूरी तरीके से भ्रामक हैं। और पतंजलि के जितने भी विज्ञापन हैं, वो उसका कोई रोल मॉडल नहीं है। वो सारे विज्ञापन रामदेव जी, बालकृष्ण जी खुद करते हैं।
99% जो इनके विज्ञापन है वो आप देखिए रामदेव जी सुबह करते हैं, चाहे उनके तेल हो, चाहे उनके बिस्किट हो, या कुछ जो है प्राणायाम को लेकर के बालकृष्ण जी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत सरल शब्दों में इस बात को कहना चाहता हूं नम्रता जी, आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस देश में डीओ लगाने से, इंगेज लगाने से, इस देश में परफ्यूम लगाने से लड़कियां पटाई जा सकती हैं, तो रामदेव ने अगर अश्वगंधा खिला करके मोटापे को कम करके और एलोवेरा पिला करके अगर पेट की कब्ज को कम करने के दावा किया, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत इस बात की पीड़ा है इन लोगों को कि आखिर अश्वगंधा, एलोवेरा और तुलसी लोगों के घर घर तक कैसे सरल प्रोडक्ट के रूप में पहुंच रहा है। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इस बात को मैंने यूएनओ के अंदर भी कहा, और रिकॉर्ड वीडियो आप निकाल लीजिए। यूनाइटेड नेशन के अंदर जब मैं भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था, मैंने कहा कि भारत का वैभव इस बात से नहीं है कि भारत देश के अंदर स्थिति जैसी कंपनियां अपने मार्केट को बढ़ाए हुए हैं। भारत का वैभव तब है जब स्वदेशी जैसी 10,000 कंपनियां इस देश के अंदर खड़ी होंगी और उनका डंका विश्व स्तर पर बजेगा, तब हम कह पाएंगे कि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये शर्मनाक नहीं है तो क्या है? और मैं पूरी देश की जनता से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आज जरूरत है कि हम पतंजलि जैसी कंपनियों को, मैं कोई लीगल पतंजलि का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, और इस बात को मैं पतंजलि का पक्षधर लेने, अगर रामदेव की गलती है तो रामदेव को आप बेशक फांसी पर चढ़ा दीजिए, मैं इस बात को रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग ड्यू के नाम पर लड़कियों को पटाने का भ्रामक दावा करते हैं, जो ड्यू पिला करके एक स्टैंड दिखाते हैं, अगर क्या और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कल के लिए कोई युवक बाइक चलाते हुए स्टैंड कर दे ड्यू का भ्रामक प्रचार देकर के और उसकी डेथ हो जाए? आप भेजिए ना 1,000 करोड़ रुपए का ऐसे प्रचार करने वाले शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, अभिषेक बच्चन को, इनको भेजिए ना 1,000 करोड़ रुपए का आप जुर्माना लगाइए, पेनल्टी लगाइए, सुप्रीम कोर्ट इन चीजों पर भी संज्ञान ले। तो बहुत शर्मनाक बात है, एक रामदेव को आप लाला रामदेव कहते हो, शर्मनाक नहीं है तो क्या? ये चरक सुश्रुत धनवंतरी का अपमान है, ये महर्षि गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि का अपमान है, जिन्होंने हजारों वर्षों से भारत की आयुर्वेद परंपरा को गौरव दिलाने के लिए काम किया। और अगर आयुर्वेद को लेकर के अगर भारत की संस्कृति आगे बढ़ रही है तो हम उस पर कुठाराघात करेंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं आयुष मंत्रालय को भी कहता हूं कि आयुष मंत्रालय को बने हुए इतना समय हो गया, आयुष मंत्रालय ने कितना रिसर्च का काम किया। और आप मत भूलिए, जब कोविड का समय था, उत्तराखंड सरकार के पास रिसर्च के लिए मशीन नहीं थी। पतंजलि ने 100 करोड़ रुपए की मशीन अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकाल करके उत्तराखंड सरकार को भेजी थी। आप देख लीजिए, आर्टिकल पढ़िए, उत्तराखंड सरकार ने धन्यवाद किया था। ठीक, आप लाला रामदेव कहते हो। और नहीं नम्रता, एक से मैं पंकज जी 1 सेकंड कुछ मैं रोकना चाहूंगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है, कितने शर्मनाक बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो याचिका फाइल की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस देश में 1 लाख से ज्यादा कोविड के समय में हुए बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार है। रेमडेसिविर इंजेक्शन इलीगल तरीके से इस देश के अंदर फर्जी तरीके से बेचा गया और जिसके लगने से हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई। क्या उसकी जांच हुई? क्या सीबीआई जांच हुई? हजारों की संख्या में जो लैब्स थी उनमें फर्जी कोविड के टेस्ट हुए। कितने लोगों पर मुकदमा चला? कितने लोगों पर ट्रायल हुआ? क्या रिपोर्ट है? मैं 10,000 लैबों ऐसी रिपोर्ट्स आपको दे सकता हूं जिन लोगों की डेथ हुई है रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से, जो गलत तरीके से मेडिकल को बेचे जा रहे हैं। 10 मेडिसिन ऐसी हैं जो पूरी दुनिया के अंदर बैन है, जिन पर बैन लगा हुआ है, लेकिन वो धड़ल्ले से भारत के मेडिकलों पर बिक रही है। सारे मेडिकल को आप सीज करिए, क्यों नहीं सीज करते हैं? सारे लैबों को आप सीज करिए। आप रामदेव को टारगेट करने का प्रयास करते हैं, बहुत शर्मनाक है। पंकज जी, एक बात और नम्रता, अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज को पहली बार आपने इस तरह की सड़क छाप भाषा का प्रयोग करते सुना होगा कि मैं तुम्हें चीर फाड़ कर दूंगा, वी विल रिप यू अपार्ट। अरे भाई, आप क्यों चीर फाड़ कर दोगे? आपका क्या बिगाड़ा है अमनतुल्लाह साहब? आप केस के मेरिट पे आप फैसला सुनाओ। कल को जाके जज को कोई पर्सनल भड़ास होगा तो वो गालियां देना शुरू कर देगा क्या? क्या पाप है ऐसा? मैं बताऊं, इस देश में कुंठा है कि इस देश में आप स्वदेशी की बात करो तो कुछ लोग गालियां देना शुरू कर दे कि स्वदेशी की बात करें। आप आत्मनिर्भरता की बात करो तो कहेंगे ये तो फलाने पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट है। आप पता चला कि योगा की बात करो, आयुर्वेद की बात करो तो वो कहेंगे कि अरे लगता है कि इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। वो रामदेव को इसलिए गाली नहीं दे रहे हैं कि रामदेव से कोई पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी है। कई लोग तो उसमें रामदेव के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए गाली दे रहे हैं कि रामदेव
क्योंकि योगा का प्रचार कर रहा है, राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहा है, भारत की बात करता है, तो ये फलाने पार्टी से जुड़ा हुआ होगा। और याद में रिसर्च कैसे कर रहा है? यहां रिसर्च तो अलाउड ही नहीं थी। याद में रिसर्च कर रहा होगा। कल को अगर रिसर्च बेस्ड फैक्ट फाइंडिंग आ गई, साइंटिफिक प्रूफ हो गया, तो फिर क्या होगा? इतना चीनी पानी पिला के लोग तो करते रहे पंकज जी, हैं, आपके उनके मार्केट का क्या नेटवर्क होगा? चले गए हैं। लास्ट रिएक्शन विनय यादव जी आप दे दीजिए, फिर मैं क्लोजिंग करूंगी। जी। कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सारी लड़कियों से कि कितनी लड़कियों की फेयर लवली लगाने से चेहरा गोरा हो गया, वो और रिकॉर्ड, और वो भी 14 दिन में, के अंदर, सिर्फ 14 दिन में, 14 दिन के अंदर, सिर्फ 14 दिन के अंदर उनकी त्वचा पर सर। दूसरा, आप मुझे एक बात बताइए कि इस देश के अंदर जितनी भी पेप्सी, कोको कोला, जो ठंडे के नाम पे, अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, कितने के अंदर एनर्जी ड्रिंक के नाम पर क्या उनको जहर नहीं पिलाया जा रहा है? ये शर्मनाक नहीं है तो क्या है? और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितना शोषण इन मेडिकल माफियाओं की कंपनियों ने परफ्यूम के नाम पर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के नाम पर, त्वचा को गोरे करने के नाम पर लाखों महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, यह शर्मनाक नहीं किया है? और वुमेन्स को लेकर के इस देश के अंदर बेहतर नीतियां बन रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी कभी इस बात में स्टेटमेंट दिया कि फेयर लवली कंपनी बनाने वाली कंपनी, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? मजाक बना रखा है क्या इस देश के अंदर? इस देश की नारियों की क्या क्रीम लगाने से त्वचाएं गोरी की जाएंगी? और सबसे बड़ी बात तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि जिस पतंजलि ने 30,000 करोड़ रुपए का नेटवर्क किया, नेटवर्क जिसकी है, उस कंपनी का पैसा, देश का पैसा अगर देश में रहेगा तो आयुर्वेद में लगेगा, रिसर्च में लगेगा, देश के योगदान पे खर्च होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर हम कॉलगेट 30 रुपए का खरीदते हैं तो पूरा 30 रुपया विदेश में जाता है। अगर हम कोई कॉस्मेटिक सामान 5 रुपए का खरीदते हैं तो पूरे 5 रुपए विदेशी कंपनियों का खरीद जाता है। लेकिन अगर रामदेव की कोई कंपनी, स्वदेशी कंपनी या डाबर की कोई कंपनी अपना अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट बेचती है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके घर में 2 वक्त की रोटी आएगी और हम स्वदेशी को भी प्रमोट कर पाएंगे। तो हमको प्राउड फील होना चाहिए। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आयुर्वेद पर एविडेंस बेस्ड रिसर्च का काम अगर कोई इंस्टीट्यूट कर रहा है, कोई संस्थान कर रहा है, तो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं और मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन का समय है कि हम पूरे देश के अंदर जो ड्रग माफिया हैं उनको एक्सपोज करें। समय आ गया है। और 1956 में जो नेहरू ने काला कानून बनाया था, जिनके 60 से ज्यादा जो रोग थे, उन रोगों पे कहा था कि इस पर कोई दावा नहीं कर सकता। क्यों दावा नहीं कर सकते? ठीक है। नम्रता, आखिरी लाइन। पंकज जी जल्दी से पूरी कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कुछ लोग बहुत खुश हैं कि रामदेव को फटकार लगा दी। ठीक है, आज रामदेव को फांसी हो जाए या आचार्य बालकृष्ण को कोई मार दे, इससे आपको क्या मिल जाएगा? अभी सोचा है ठंडे दिमाग से? क्या हासिल हो जाएगा आपको? आपका फायदा क्या है? आप एक अस्पताल में जाते हो, एक गरीब आदमी जाता है और 2,000 के इलाज की जगह डॉक्टर 10,000 वसूल करता है, आपको गालियां किसे देनी चाहिए? बिल्कुल, ये सवाल जनता के मैं लिए किसी पॉलिटिकल, ये सवाल जनता के लिए छोड़ते हैं। कमेंट करके बताइएगा। और नेहरू जी का जिक्र किया विनय यादव जी ने, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने एक वीडियो बनाई है। जाते जाते वो आपके सामने छोड़ जाते हैं ताकि आप देख सके, समझ सके कि कौन सा कानून बनाता है और खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कमेंट करके बताइएगा आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं। नमस्कार। कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। 1954 में नेहरू जी ने घटिया कानून बनाया था जिसको ड्रग एंड मैजिक एक्ट कहते हैं। इस घटिया कानून के कारण स्वामी रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगना पड़ रहा है। उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी माफी मांगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यह कानून घटिया है। जिन बीमारियों का इलाज पतंजलि में होता है, गारंटी के साथ होता है, जिन बीमारियों का इलाज स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है, लाखों लोग ठीक हो चुके हैं जिन बीमारियों को अपना इलाज करा के, उसके लिए भी स्वामी रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ रही है। क्योंकि यह कानून कहता है कि इन बीमारियों का आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। मैं साल में 2 बार पतंजलि जाता हूं, एक बार जून में जाता हूं छुट्टियों में, एक बार दिसंबर में जाता हूं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे लोग अपेंडिक्स अपना ठीक कर चुके हैं आके।
योग प्राणायाम आयुर्वेद के जरिए लोगों ने अपना अंधापन ठीक किया है। योग प्राणायाम आयुर्वेद के जरिए लोगों ने पतंजलि में आके अपना कैंसर ठीक किया है। पतंजलि में लोगों का मोतियाबिंद ठीक हुआ है। ये मैं अपनी आंखों से देखा बता रहा हूं। योग प्राणायाम के जरिए, आयुर्वेद के जरिए पतंजलि में आके लोगों ने अपना बहरापन ठीक किया है। डायबिटीज ठीक हुई। डायबिटीज तो पूछे नहीं, करोड़ों लोगों को ठीक हो चुकी है पतंजलि में आके। मंद बुद्धि का इलाज पतंजलि में होता है। यूट्रस का इलाज पतंजलि में होता है। माहवारी की समस्या का इलाज पतंजलि में होता है। नर्वस सिस्टम का इलाज पतंजलि में होता है। ड्रॉप्सी का इलाज पतंजलि में होता है। मिर्गी का इलाज पतंजलि में होता है। पथरी का इलाज पतंजलि में होता है। योग प्राणायाम नेचुरोपैथी के जरिए, आयुर्वेद के जरिए ब्लड प्रेशर का इलाज होता है। हिस्टीरिया का इलाज होता है पतंजलि में। कोढ़ का इलाज होता है पतंजलि में। मोटापा का इलाज होता है पतंजलि में। नपुंसकता का इलाज होता है पतंजलि में। बाजपन का इलाज होता है पतंजलि में। टीबी का इलाज होता है पतंजलि में। अल्सर का इलाज होता है पतंजलि में। यह सब योग प्राणायाम नेचुरोपैथी आयुर्वेद के जरिए होता है। आहार चिकित्सा के जरिए होता है। प्राणायाम चिकित्सा के जरिए होता है। लेकिन जब उन्हीं बीमारियों को ठीक करने की बात स्वामी रामदेव जी पेपर के जरिए करते हैं, अखबार में अपना प्रचार एडवर्टीजमेंट देके करते हैं, तो ये 1954 का कानून खड़ा हो जाता है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो सिंथेटिक ड्रग एसोसिएशन है, जो सिंथेटिक ड्रग बनाने वाले फार्मा माफियाओं के लिए काम करता है, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाता है, पिटीशन फाइल करता है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन एडमिट हो जाती है। और इस कानून के कारण रामदेव जी, बालकृष्ण जी को बार बार फटकार भी मिल रही है। माफी वो लोग मांग रहे हैं, फिर भी माफीनामा भी नहीं मिल रहा है। एक बात मैं बताऊं, पंजाब में इन्हीं बीमारियों का इलाज मिशनरियां करती हैं। इलाज करने का दावा करती हैं, वादा करती हैं। पूरे पंजाब नहीं, पूरे भारत में मिशनरियां चंगाई सभा लगाती हैं और चंगाई सभा लगा के कहती हैं कैंसर ठीक कर दूंगा, घुटना ठीक कर दूंगा, बाजपन ठीक कर दूंगा, नपुंसकता ठीक कर दूंगा। और अब तक करोड़ों SC ST को कन्वर्ट कर चुकी हैं ईसाई मिशनरियां इन्हीं बीमारियों का इलाज करने का वादा करके। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कभी मिशनरियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। बहुत सारे मजारों पे, बहुत सारे दरगाहों पे बोर्ड लगे हुए हैं कि हम ये बीमारी ठीक कर देंगे, ये बीमारी ठीक कर देंगे, और वो उन बीमारियों का ठीक करने का वादा किया जाता है, दावा किया जाता है जो इस कानून में लिखा हुआ है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज तक कभी नहीं गया। चाहे हिंदी का अखबार हो, चाहे तमिल का अखबार हो, चाहे तेलुगु का अखबार हो, रोज निकलता रहता है फलाने बीमारी ठीक कर दूंगा, फलाने बीमारी ठीक कर दूंगा, भूले साहब, फन्ने साहब, भन्ने साहब, फन्ने साहब, ऐसे पता नहीं कितने सारे वहां पे तांत्रिक मांत्रिक का रोज प्रचार करते रहते हैं। 1000 रुपए में ठीक कर दूंगा, 2000 रुपए में ठीक करता हूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कभी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। लेकिन जब पतंजलि ने यह काम करना शुरू किया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चला गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मंशा जो है मुझे इसलिए खराब लगती है कि अगर वास्तव में वो चाहता है कि किसी भी बीमारी का प्रचार प्रसार ना हो, किसी भी बीमारी का जो दवाई है उसका प्रचार प्रसार ना हो, तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल करना चाहिए था। उसको बताना चाहिए था कि सुलभ शौचालय में भी जगह जगह स्टिकर लगा लगा के लोग इलाज करते हैं। रेलवे के स्टेशन के आसपास जगह जगह पंपलेट लगा के कहते हैं हम बीमारी ठीक कर देंगे। मिशनरियां पूरे देश में चंगाई सभा करती हैं। बहुत सारे जिहादी संगठन है, वो जगह जगह ऐसे सभा बुलाते हैं और बीमारी का इलाज ठीक करने का दावा करते हैं और बाद में कन्वर्ट करा लेते हैं। तब तो बात समझ में आती है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केवल और केवल पतंजलि के खिलाफ गया है, इसलिए उसकी मंशा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब दूसरी बात आती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस कानून का लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहा है। कानून का इंटरप्रिटेशन 4 तरीके से होता है। लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब कानून में जो लिखा है बस उसी को पढ़ना। पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन का मतलब कानून क्यों बनाया गया था। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन, अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है। अभी तक चूंकि लिटरल इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि भैया इस कानून में लिखा हुआ है इन 54 बीमारियों का आप प्रचार नहीं करेंगे, इन 54 बीमारियों को ठीक करने की गारंटी नहीं लेंगे, इसलिए आपने पतंजलि ने चूंकि इनका विज्ञापन दिया है तो वो गलत किया है। चलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा मैं उस पर नहीं जाता। भारत की सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत जो भी करेगी वो ठीक करेगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले टाइम में इस एक्ट का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करेगी, पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करेगी, केवल लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी। इस कानून के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है कि ये नीम हकीम खतरे जान जो उस समय बोर्ड लगाते थे उनको रोकने के लिए बनाया गया। तो पतंजलि कोई नीम हकीम से तो नहीं चलती। पतंजलि में तो पूरा रिसर्च सेंटर है, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर पतंजलि में है। तो इसलिए पतंजलि में कोई नीम हकीम तो काम करते नहीं।
पतंजलि के पूरे देश भर में 1200 से ज्यादा डॉक्टर हैं जो बाकायदा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। पतंजलि में तो आज की डेट में खुद पर डे कम से कम हजारों की संख्या में लोग आके ओपीडी में अपना इलाज करा रहे हैं, और ये प्रमाण भी है, लोग बोल भी रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल डिसीजन लेगा वो इस कानून का हार्मोनियस और पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करके लेगा। लेकिन ये कानून को बदलना जरूरी है, इसी कानून को बदलना जरूरी नहीं है। आज मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, 25 साल पुराने सभी कानूनों को बदलने की मांग करिए। 21वीं सदी में 19वीं सदी का कानून क्यों, 20वीं सदी का कानून क्यों, 1954 का कानून क्यों? अब टाइम आ चुका है कि जैसे दुनिया के कई देशों में कानून की एक्सपायरी होती है, कानून की एक लाइफ होती है 25 साल। 25 साल के बाद कानून को रिव्यू किया जाता है। 25 साल के बाद कानून को हर हालत में मैंडेटरी है उसको रिव्यू करना, उसको बदलना। इवन ब्रिटेन में जो जहां हमारे ऊपर जब राज था अंग्रेजों का, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी एक पॉलिसी है कि 25 साल जैसे कानून हो जाएगा पुराना, लॉ कमीशन उसको रिव्यू करेगा, और लॉ कमीशन जो सजेशन देगा 3 महीने के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अब टाइम आ चुका है कि कानून बनाते समय ही उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए कि भैया ये कानून 25 साल के लिए बन रहा है। 25 साल के पहले अगर उसको रिव्यू किया जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बीच में जरूरत पड़ती है, नहीं लगता नहीं ये कानून में कुछ जरूरत है बदलाव की, होना चाहिए। लेकिन किसी भी कानून की मैक्सिमम लाइफ 25 साल होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि 1860 का इंडियन पिनल कोड 2023-24 में चलता रहे, आज भी चल रहा है 1860 वाला इंडियन पिनल कोड। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, 1863 का इंडाउमेंट एक्ट आज भी चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड आज भी चल रहा है। कितने सारे कानून चल रहे हैं। ये जासूसी और गद्दारी रोकने वाला 1923 का कानून आज भी चल रहा है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो नकली दवाओं को रोकने के लिए बना हुआ है 1940 का आज भी चल रहा है। फॉरेनर एक्ट घुसपैठियों को रोकने वाला 1946 वाला कानून आज भी चल रहा है। मिलावटखोरी के खिलाफ जो कानून है 1954 वाला आज भी चल रहा है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला चल रहा है। क्यों? कानून घटिया इसलिए आज तक लाखों घुसपैठियों को नागरिकता मिल गई, किसी एक जासूस, गद्दार, मक्कार, देशद्रोही की नागरिकता खत्म नहीं। क्यों? क्योंकि 1955 वाला कानून चल रहा है। पासपोर्ट एक्ट 1967 वाला चल रहा है। क्यों भैया? ये अनलॉफुल एक्टिविटी 1967 वाला कानून चल रहा है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 चल रहा है। 2G घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, ना आज तक किसी भ्रष्टाचारी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, ना किसी की नागरिकता खत्म हुई, ना जीवन कारावास फांसी हुआ। क्यों? क्योंकि कानून घटिया, 1988 वाला कानून वहां घटिया है। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 वाला चल रहा है। क्यों इतना पुराना कानून चलाना? अरे हम अग्नि मिसाइल बना सकते हैं, ब्रह्मोस बना सकते हैं, राफेल खरा सकते हैं, बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं, सब कुछ, वर्ल्ड क्लास हाईवे बना सकते हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना सकते हैं, वर्ल्ड क्लास मॉल बना सकते हैं, तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा कानून नहीं बना सकते क्या? क्यों हम 25 साल से ज्यादा पुराना कानून रखें? मनी लॉन्ड्रिंग 2002 वाला, हवाला का इतना कारोबार चल रहा है, ना किसी आज का हवाला कारोबारी को ना तो आजीवन कारावास हुआ, ना फांसी हुई, ना किसी की नागरिकता खत्म हुई। क्यों इसको कानून चलाना? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, केवल अब बात ड्रग एक्ट की नहीं है, बात केवल पतंजलि की नहीं है, बात भारत को विश्व गुरु बनाने की है, भारत में राम राज्य स्थापित करने की है। वो तभी हो सकता है जब हमारा प्रत्येक कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून हो, और घटिया कानून एकदम नहीं चाहिए। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो भी कानून सन 2000 से पहले के बने हुए हैं उन सभी कानूनों को बदलने की मांग करिए, तभी भारत में बदलाव आएगा। याद रखिएगा, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवा बदलने से। ऐसे ही शासक बदलने से व्यवस्था बदलती नहीं है, कानून बदलने से व्यवस्था बदलती है। शासक बदल रहे हैं, कानून नहीं बदल रहा है, इसलिए समस्या ज्यों की त्यों है।